बैठे हैं बाल इन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। राजा भैया ये तो लेते जाओ। वाह यार, तो भूल ही गया मैं। वैसे रात का खाना खाने का स्वाद आ गया। तेरे को चाहिए तो नहीं बाजार से? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो मेरे साथ। क्यों नहीं मान रहा? और कितना बदनाम करेगा मुझे? मैंने तो पूरी कोशिश की थी, पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। कहता है कि उसका वादा है कि उसकी वजह से कभी तुम्हारे नाम और इज्जत पर सर्फ नहीं आएगा, और ये जंग उसकी तुमसे नहीं, खुद अपने आप से है। उससे जंग लड़ रहा है, अब क्या फायदा? अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये जंग हार चुका है बिना जंग लड़े। कहा था मैंने उसे, मगर उसने मुझे तुम्हारे सर की कसम देकर ये पूछ लिया कि क्या तुम वाकई इस रिश्ते से खुश हो? तो तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया कि नहीं। शानी, तुम पागल हो क्या? तुमने ऐसा क्यों कहा उसे? मेरी सबसे बड़ी दुश्मन मेरी खुद की बहन है। तुम्हें क्या कहती? झूठ तो नहीं बोल सकती थी ना? उसने तुम्हारी कसम दी थी। तो खा लेती ना मेरे सर की कसम, मर तो नहीं जाती ना मैं? आपी, मैं कभी तुम्हारे सर की झूठी कसम नहीं खा सकती। इसी बात का जवाब बन के वो यहाँ से नहीं जाएगा शानी। नहीं, वो चला जाएगा। उसने वादा किया है मुझसे। तुम बस उसे अमजद भाई से मोहब्बत का यकीन दिला दो, तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। हमारे माशरे में जब किसी लड़की का रिश्ता होता तो कोई उससे पूछता नहीं है कि तुम्हें ये लड़का पसंद है या नहीं। जब उसकी रुखसती होती है तो वो अपनी दहलीज के बाहर ये पुरानी सारी मोहब्बतें, सारे रिश्तों को घर की दहलीज के बाहर दफना देती है। मैंने भी समीर की मोहब्बत को दफना दिया, हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए मुझे जरूरत नहीं उसको यकीन दिलाने की। भाभी, तो तुम उसे भी उसके हाल पर छोड़ दो। अगर वो जलकर खाक हो जाना चाहता है तो तुम्हें इससे क्या? अब वो चाहे जितना भी बर्बाद हो जाए, भला तुम्हें उसकी बर्बादी की क्या फिक्र? खुद ही मर मिट के कहीं गायब हो जाएगा अपनी अंधेरी गलियों में। माया, माया, माया दरवाजा खोलो। माया, माया अपनी जिद छोड़ दो। देखो कल तुम्हारी पेरिस की फ्लाइट है, अपनी तैयारी पर तवज्जो दो। मॉम, अब जानती है कि मैंने फैशन वीक में एंट्री इसी शर्त पर रजिस्टर की थी कि मैं जाने से पहले समीर से मिलकर जाऊंगी। अगर आप अभी भी मुझे रोकेंगी तो फिर मैं नहीं जाऊंगी फैशन वीक में, एंड दैट्स फाइनल। ओके बाबा ओके, अब बाहर आ जाओ।
बहुत जिद्दी हो तुम, अपनी हर बात मनवा कर छोड़ती हो, मगर तुम उसे मिलोगी कहां? उसका तो कोई पता भी नहीं, जाने कहां दर बदर ख्वार हो रहा है। मैं उसे ढूंढ लूंगी, डोंट वरी। मगर एक बात का खास ख्याल रखना, तुम्हारी इस एक्टिविटी का तुम्हारे डैड को पता ना चले, क्योंकि वो जानकर नाराज होंगे कि उनकी लाडली बेटी उस स्टूपिड लड़के के पीछे अभी दीवाना वार चक्कर काट रही है। नहीं, डैड को नहीं पता चलेगा, आई प्रॉमिस। बच्चों बस बहुत हो गया, अब पढ़ाई का टाइम है, चलो बंद करो इसे। बस 2 मिनट समीर भाई, यार बड़ा लंबा पेचा लगा और मेरी सारी डोर पे खत्म होने वाली है। गुड्डू तुम्हारे रोज पैसे लगे होते हैं, बस कर दो ना, पढ़ाई का टाइम है, चलो बस करो, डोर लपेटना शुरू करो। समीर भाई आप भी लड़ाए ना, ये अरे नहीं, मुझसे नहीं होता यार, मैं दूसरे मोहल्ले वालों की पतंग हमने आज काटनी है, मुझे अरे नहीं पता, हमने काटनी लाजमी है, मुझे मैं नहीं इस सब पता। में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ यार। क्या कर रहे हैं ये, कैसे हैंडल वो कर? लोग तो बेईमानी कर रहे हैं समीर भाई, खेचा मारी कर रहे हैं। आप जल्दी पतंग खींचे वरना हमारी पतंग गई कहां अरे पे? यार अबे मरवा दिया ना समीर भाई, पूरे 20 रुपए का छड़ा गुड्डा। शाना सॉरी, मुझसे ले लेना 20 रुपए। उठो चलो, पढ़ाई का टाइम है, चलो। तुम ऐसा करो, सब बच्चों को इकट्ठा करो, मैं आता हूँ। चलो। माया, हाई सरप्राइज, कैसी हो? मैंने सुना था इंसान मोहब्बत में बहुत बुलंद और आला मकाम पर पहुंच जाता है, लेकिन तुम तो यहाँ जमीन पर गिरे पड़े हो, ये क्या हुआ? सो सैड, कितना गिरा दिया इस लड़की की मोहब्बत ने तुम्हें। कुछ लोग मेरी तरह भी होते हैं माया, जो मोहब्बत में गिर कर ही मोहब्बत की ऊंचाइयों को पा सकते हैं। गिरने के बाद ही तो असल में मुझे मोहब्बत की बुलंदी का अंदाजा हुआ है, वरना जब मैं ऊंचाई पर था तो हर जज्बा मेरी नजरों से उछलता। तुम इस तरह गिरे पड़े रहने के लिए पैदा नहीं हुए हो समीर, तुम्हारा मुकद्दर ऊंचाइयां हैं जहां मैं और तुम बादलों से भी ऊंचे और फर्क से भी पार अपनी दुनिया बसा सकते हैं। मैं तुम्हें एक बार फिर उठाने आएगी, मेरे साथ चलो अपने सही मकाम पर जिसे तुम डिजर्व करते हो। माया माया, ये बुलंदियां, ये ऊंचाइयां सब तुम्हें मुबारक हो। मेरा नसीब यही गहराइयां हैं। बस याद रखना कि आज भी तुम्हारा एक दोस्त सैम तुम्हारी हर कामयाबी, हर अचीवमेंट पर फख्र करता है और हमेशा करता रहेगा। अपनी नई सक्सेस कभी भी सेलिब्रेट करना तो इस दोस्त को याद रखना। बाय। ये अदा ये नज़ाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है, मौत का जोर चलता नहीं है, मौत का। क्या बात है वीर जी, आज इतनी सुबह काम पे क्यों जा रहे हो? और पापा, एक मसला आ गया है। वो दुकान के मालिक ने बुलाया। अच्छा, क्या हुआ? खैर तो है ना? हाँ है तो खैर। असल में ये दुकान मालिक दुकान ने पगड़ी पर उठा रखी थी। पुराने जमाने की बात है, उस जमाने में तो जुबान चलती थी बस। अब वो तहसील के लोग चक्कर लगा रहे हैं हर रोज। इलेक्शन के लिए नई हल्का बंदियां होनी है, उसके लिए दुकान के कागजात की कॉपी कचहरी में जमा करानी है। बड़ी परेशानी है। मालिक दुकान कहता है कि कागजात जो है पुराने मालिक के पास है। पुराने मालिक का इंतकाल हो गया। हो तो क्या होगा? होना क्या है,
बस अब पुराने मालिकों को ढूंढना पड़ेगा। उनके वारसों के पास अगर कोई कागज मिल गया ठीक, वरना फिर कलेक्टर के दफ्तर में दरखास्त देनी पड़ेगी, फिर वहां से उनके रिकॉर्ड रूम से दुकान की नकल बनेगी। ये तो लंबी ख्वारी गले पड़ गई। हाँ है तो लंबी ख्वारी, पर क्या करें, जान खलासी तो कुरानी है। दुआ करें आपा के पुराने वारसों में से किसी के पास कोई कागज मिल जाए तो अच्छा है। अल्लाह करे ऐसा ही। अरे हाँ, याद आया वीर जी, वो अपने अमजद मियाँ से बात क्यों नहीं करते? वो भी तो जिला कचहरी में लगा हुआ है ना, डिप्टी कलेक्टर के साथ। उसके लिए तो ये काम जरा भी मुश्किल नहीं होगा। हाँ, आखिरी चारा तो यही होगा आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पहले अपनी कोशिश करूं। अब अच्छा नहीं लगता हर छोटे बड़े काम के लिए होने वाले दामाद को तंग किया जाए। उसे किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। ठीक कह रहे, अपनी सी कोशिश कर लो, अल्लाह करे कि काम हो जाए। नहीं तो मेरा तो यही मशवरा है कि अमजद मियाँ से बात कर लेना। बड़ी इज्जत और अदब वाला बच्चा है, वो जरूर कर देगा ये काम तुम्हारा। अब तो सारी उम्मीदें उसी से वाबस्ता है। अल्लाह खैर करेगा। चलता हूँ, खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम जैन, वो बाबू भाई को देखा कहीं? वो सारे लोग तो मोहल्ले की मीटिंग में बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं अपनी चाबी अंदर ही भूल गया था। मैं लाके दे दूं चाबी? नहीं नहीं, वो तुम्हें डांट देंगे, मैं खुद जाके ले आता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। ओके। अब ये तय करना बाकी है कि हमें इस इलाके से खड़े होने वाले 4-5 उम्मीदवार जो हैं, उनमें से किसको वोट डालना है। इस इलाके का सबसे करीबी और पुराना उम्मीदवार है सेठ रेहान अली। मालदार भी है, इलाके से वाकफियत भी है, और फिर शेख साहब भी कई साल उसके साथ काम करते रहे हैं। मगर अब मैं उनके साथ काम नहीं करता। मगर इसकी कोई वजह शेख साहब? जरूरी नहीं होता कि हर बात की वजह बयान की जाए। बरसों मैंने उनके साथ काम किया, उनकी खिदमत की है। मेरी बरसों की वफादारी के बारे में उन्होंने लम्हा भर के लिए भी नहीं सोचा। ऐसा उम्मीदवार हमारे लिए, हमारे इलाके के लिए कैसे ठीक हो सकता है? शेख साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रेहान साहब इस इलाके की सीट के लिए मौजूद उम्मीदवार नहीं है। अब ये कल के लौंडे लफाड़े हमारी मीटिंग्स में दखल अंदाजी करेंगे। मैं दखल अंदाजी नहीं करना चाहता था, मगर मैं भी इसी मोहल्ले में रहता हूं। मैं यहाँ के मसाइल से अच्छी तरह वाकिफ हूं और रेहान साहब को भी अच्छी तरह जानता हूं। वो कभी इस इलाके की खिदमत नहीं कर पाएंगे। तुम अपने बाप के बारे में इस तरह क्यों कह रहे हो? बात मेरे बाप की नहीं हो रही, बात उस नुमाइंदे की हो रही है जो एमएनए या एमपीए बनकर इस इलाके की तकदीर को बदलेगा। जहां तक मैं उन्हें जानता हूं, उन्हें अभी तक वो विजन नहीं मिला कि वो आप लोगों के मसाइल को समझ सके। तो फिर हम किसको मुंतखब करें बाबू, ये तो बताओ। यहाँ तो सभी एक जैसे नागिल इधर। आप लोग किसी गैर या बाहर वाले को मुंतखब भी क्यों करते हैं? अपने अंदर से किसी को क्यों नहीं चुन लेते जो जीतने के बाद आप लोगों के दरमियान रहे? आपका मसला उसका अपना मसला हो, जिसकी गलती और कोताही पर आप आधी रात को उसका दरवाजा खटखटा सके। आप लोगों के अंदर एक भी ऐसा मुखलिस, शरीफ और ईमानदार बंदा नहीं जिस पर आप सब एतबार कर सके।
क्या ये बात सही है कि रेहान साहब का बेटा घर से नाराज होकर पुरानी बस्ती में जा बसा है, जो हमारी पार्टी का आइंदा इलेक्शन में अहम टारगेट है? 100% ठीक कह रहे हैं ये। ऐसे में अगर रेहान साहब को हम उस हलके से मुंतखब करते हैं तो क्या वहां के लोग हमसे ये नहीं पूछेंगे कि जो बंदा अपने घर के झगड़े हल नहीं कर सकता वो हमारे क्या खात करेगा? आदिल मिर्जा, बात सोच समझकर मुंह से निकालनी चाहिए। मैं जानता हूं कि पार्टी का टिकट ना मिलने की वजह से तुम्हारे दिल में बहुत गम भरा हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम जो मुंह में आए बोलते चले जाओगे। तो क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारे बेटे ने वापस घर आने से इनकार कर दिया है? और हमें यह भी पता चला है कि वो वहां रहकर वहां के लोगों को हमारी पार्टी के खिलाफ भड़का रहा है। Enough! How dare you! प्लीज बी काम, प्लीज। बोर्ड मीटिंग को बच्चों का क्लासरूम मत बनाएं। अगर आदिल मिर्जा ठीक कह रहे हैं तो एक नहायत संजीदा मसला है, हमें इसे बहुत एहतियात से देखने की जरूरत है। आप सब लोग जानते हैं कि एक इलेक्शन पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और अब तो ये फिगर अरबों को छूने लगा है। ऐसे मौके पर हम कोई गलती नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि अगर हमें अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा तो हम बदल देंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस मामले की छानबीन खुद करूंगा। अभी एक हफ्ता बाकी है इलेक्शन के कागजात जमा कराने में। तब तक मैं चाहूंगा कि आप तमाम लोग पार्टी डिसिप्लिन का ख्याल रखें। तुमने जो प्रूव करना था तुम कर चुके हो, अब चलो मेरे साथ वापस घर। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे यहां रहने पर कितनी बातें सुननी पड़ती हैं हमें रोज। गोया, आप दुनिया की बातों के डर से मुझे लेने आए हैं। हालांकि उनकी ज़बानें चुप करवाने के लिए तो एक आंकनामे का इश्तार काफी होगा ना। तो गोया तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपनी तमाम जायदाद से तुम्हें आग कर दूं? शायद पहले कभी बहुत डर लगता था, पर अब नहीं। पिछले 1 महीने में मैंने इतना कुछ सीख लिया जो शायद मेरी जिंदगी के इतने पिछले साल मुझे सिखा नहीं पाए। देखो समीर, अपनी ये फजूल जिद छोड़ो और चलो मेरे साथ घर। ठीक है, अगर आप वाकई मुझे दिल से वापस लेने आए हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको मेरी 2 शर्तें मानना होगी। कैसी 2 शर्त? मुझसे दोबारा माया से शादी करने के लिए नहीं कहा जाएगा, और आप शेख साहब से मेरी गलती की माजरत करके उन्हें वापस नौकरी पर रखेंगे। What? Have you gone mad? तुम अपने बाप के हाथ जुड़वाओगे उस 2 टके के आदमी के सामने? नहीं, हरगिज नहीं। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना मान लें कि गलती मेरी है। वो इतने वफादार लोग हैं कि इसके आगे आपको कुछ कहने की नौबत ही नहीं आने देंगे। कहो तो माफी मांगने के साथ साथ मैं उसकी बेटी का रिश्ता भी मांग लूं तुम्हारे लिए। नहीं, वो अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे। धानी की मम्मी हो चुकी है। तो फिर यहाँ क्यों सर फोड़ रहे हो अपना? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? देखो समीर, माया से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी तुम्हें अपने लिए। अगर तुम माया से शादी के लिए हाँ करते हो तो मैं शेख कलीम से माजरत करने पर भी तैयार हूं। नहीं डैड, धानी के बाद अब कोई और लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती। अपने बेटे पर एतमाद रखें। मैं उसे जीत कर ही यहां से जाऊंगा। ठीक है। अपने इरादों में जब पूरी तरह नाकाम हो जाओ तो घर आ जाना। खुदा हाफिज।
समीर वहां जाके रहता और ना इन लोगों को आज सारी बातें करने का मौका मिलता। यही तो गम है कि मेरी इज्जत दबोने में सबसे बड़ा हाथ मेरे अपने बेटे का है। अब तो रियासत ने भी साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर समीर के यही लक्षण रहे तो वो मेरी पार्टी सीट बचाने में मेरी कोई मदद नहीं कर सकेगा। एक और बुरी खबर है डैड। और कोई बुरी खबर भी रह गई है? सुना दो। आज सुबह अकाउंट मैनेजर को मैंने डीसी के ऑफिस भेजा था। उसने वहां समीर को दफ्तर में काम करते हुए देखा। व्हाट? समीर वहां जॉब कर रहा है? क्या काम कर रहा है वहां? वो क्लर्क की पोस्ट पर काम कर रहा है। माय गॉड, ओह माय गॉड, ये कसर रह गई थी बस जिल्लत उठाने की। डैड, आई थिंक आपको कल के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स में समीर को आग करने की न्यूज़ पब्लिश करवा देनी चाहिए। That's a good suggestion. ये करना पड़ेगा। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। फिर मेरा अंदाजा सही निकला। तुम वो नहीं जो नजर आते हो। लगता है रियाज साहब ने आपको मेरे माजी के बारे में बता दिया। सिर्फ माजी? सिर्फ माजी नहीं, शानदार माजी। मैं जो था वो मेरा माजी था, और मैं जो हूं वो मेरी असलियत है, और मेरी असलियत आपके सामने है। बहरहाल मैं तुमसे वो नहीं पूछूंगा जिसकी वजह से तुमने इतना बड़ा फैसला लिया। मैंने सिर्फ किस्से कहानियों में सुना था कि शहजादे और बादशाह अपना ताजो तख्त छोड़कर बेबान जंगलों में जा जोगियों की जिंदगी गुजारते हैं। आज पहली बार मैंने ये देख भी लिया। मुझे उम्मीद थी, मैं जानता था तुम मुझे यही मिलोगे। मैंने अब कहाँ जाना है बाबू? अब तो यही ठिकाना है और यही उसका इंतजार करते करते खाक हो जाना है। ना छोटे साहब ना, ऐसी बातें नहीं करते। आस और उम्मीद का सबक मैंने तुमसे सीखा है। अगर तुम ना उम्मीद हो गए तो इस दुनिया से मेरा एतमाद उठ जाएगा। बस कभी कभी दिल हिम्मत और उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ने लगता है। अब अंदर से टूटने लगता हूं मैं। मानता हूं देर से एहसास हुआ मुझे, लेकिन सच है ये। बात हो गई है तुमसे मुझे। मोहब्बत, तुम जानते हो मोहब्बत क्या होती है? हाँ, जानते हो मोहब्बत किस बला का नाम है? ऐसा खारा पानी नहीं पी सकते तुम। वाटर जनरेशन इर्द गिर्द तुम्हारे हजारों नौकर चाकर घूमते तुम्हारी खिदमत के लिए। जरा सी धूप नहीं बर्दाश्त होती तुमसे, मुझसे मोहब्बत की बात कर रहे हो तुम।
हम छोटे लोग हैं, जमीन पर बसने वाले, हाथ पर चलने वाले। जैसे अमीर साहब जो कीमती कालीनों पर चलते हैं, हमें अपने बयान के मुताबिक मोहब्बत करनी चाहिए। मोहब्बत में टूटकर ही तो रिश्ते जुड़ते हैं साहब। और तुमने तो ऐसी ज़र्ब लगाई है कि बड़े से बड़ा पहाड़ भी रेजा रेजा होकर बिखर जाए। और वो कमजोर लड़की, नाजुक सी लड़की, शेख साहब की तरबियत ने कैद कर रखा है उसे। साहब, तुम्हारी तरह वो भी अपने दिल की कैदी है। दिल के कैदी को हमेशा उम्र कैद की सजा होती है बाबू। मुझे लगता है हम दोनों को ही उम्र भर ये कैद भुगतनी है। भाई अमजद, बार बार तुम्हें ये छोटे छोटे कामों के लिए तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिला कचहरी के काम तुम्हें पता है कि वाकफियत के बगैर होते भी नहीं है। तुम तो अच्छी तरह जानते हो। आप ऐसा भला क्यों कह रहे? मुझे भला क्यों जहमत हो? दिन में 10 बार मेरे कचहरी में चक्कर लगता है। आपकी दरख्वास्त याद पड़ी है मेरे सामने, बस आज ही तहसीलदार साहब के ऑफिस पहुंच जाएगी, फिर एक आध दिन में आपको आपकी दुकान के कागजात मिल जाएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चल ठीक है, तुमने बहुत बड़ा बोझ मेरा हल्का कर दिया है। अब मैं चलता हूँ, दुकान भी सुबह से बंद पड़ी है। आओ भाई समीर, हो गई डीसीओ साहब से मुलाकात? क्या कह रहे थे? शेख साहब, ये समीर है, मेरा सबसे काबिल असिस्टेंट है। अभी कुछ अर्सा पहले इसने ज्वाइन किया है। और समीर, ये शेख साहब हैं। मेरा रिश्ता इन्हीं की साहबजादी से तय पाया है। अब तो खैर ये मेरे बुजुर्ग नहीं हैं। बहुत खुशी भी आपसे मिलकर। बाद में आपसे अच्छा अमजद मियां, मैं अब चलता हूँ। क्यों भाई समीर, अभी तो ठीक है ना? ठीक हूँ मैम, बस सर में दर्द है। सर में दर्द है? बड़ी अजीब बात है भाई। वहाँ मेरे होने वाले सुसन ने तुम्हें देखा तो इन्हें क्या हुआ कि सर में भी दर्द शुरू हो गया, और यहाँ तुमने भी अपना सर पकड़ा हुआ है। अब खैरियत तो है ना? मैं ठीक हूँ सर। समीर, तुम शेख साहब से पहले मिल चुके हो? हाँ नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिला। ठीक है, अगर तुम चाहो तो शॉर्ट लीव लेकर घर जा सकते हो। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। नहीं मैं ठीक हूँ सर, अभी कैंटीन से जाकर कड़क चाय पीऊंगा ना, क्या कहते हैं आप लोग, दूध पत्ती, ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी चाय। नीचे आओ।
याद आया, वो डीसी साहब ने तुम्हें क्यों बुलाया था? कमिश्नर साहब का पैगाम दे रहे थे। कमिश्नर साहब का पैगाम? कैसा पैगाम? उन्होंने डीसी साहब को कहा है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। नौकरी से बर्खास्त? क्या मतलब क्यों? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि शायद किसी ने कमिश्नर साहब को मेरी शिकायत लगा दी। शिकायत? नहीं नहीं, उन्हें जरूर कोई गलतफहमी होगी। तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे खुद बात करूँ, ठीक है ना? और आओ चाय पीते हैं फिर। शेख साहब, ये समीर है, मेरा सबसे काबिल असिस्टेंट है। अभी कुछ अर्सा पहले इसने ज्वाइन किया। हाँ, ठीक कह रहा हूँ। वो लड़का वहां भी पहुंच गया। हाँ, अमजद के दफ्तर में क्लर्क भर्ती हो गया वो। हाँ है, वो वहां भी पहुंच गया। अब क्या होगा वीर जी? मैं क्या कह सकता हूँ, क्या होगा। इसी परेशानी ने तो मुझे बिस्तर पे ला फेंका है। अच्छा होता अगर एक ही झटके में जान निकल जाती। कम से कम ये रुस्वा होने से तो जान छूट जाती। हाँ, अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप। खुदा आपका साया इन बच्चियों पर और इस घर पर हमेशा कायम रखे। खबरदार आइंदा इस किस्म की बात मुंह से निकाली तो। वो लड़का बहुत शातिर है। न जाने कहां से पता किया है कि थानी का अमजद से रिश्ता तय हुआ, और ठीक उसी के दफ्तर में जाके उसी के सेक्शन में भर्ती हो गया। उसे वहां देखकर मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जिस डर और खौफ की वजह से हम थानी को जल्द रुखसत करना चाहते थे, अब वो खतरा ऐन हमारे सरों पर मंडला रहा है। मुझे तो लगता है वो ढानी को अमजद के सामने बदनाम करके ये रिश्ता तुड़वा देगा। अल्लाह ना करे वीर जी, मैं तो कहती हूँ मोहल्ला कमेटी वालों के सामने सारा किस्सा खोल के बता दें। मुझे यकीन है 2 दिन के अंदर अंदर वो इसका बोरिया बिस्तर गोल करा देंगे यहाँ से। ऐसा कैसे हो सकता है भाव? 1000 सवाल उठेंगे, 1000 बातें होंगी। दुनिया ऐसे मामलात में मर्दों को कसूरवार नहीं समझती। अल्लाह बेहतर करेगा वीर जी, अपने आप को परेशान मत करो। अपने दिल और दिमाग को हर फिक्र हर परेशानी से दूर कर दो। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। मैं बत्ती बुझा देती हूँ, आराम करने की कोशिश करो, ठीक है? आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। तुम मुझसे मिलोगी कैसे? तो पड़ेगा ना शानी, अब्बा की ये हालत नहीं देख सकती। ये नाकर्दा गुनाहों की सजा अब्बा को मिली। अगर वो मेरी वजह से दर बदर ख्वार हो रहे हैं तो ठीक है, मैं मिलके ये किस्सा भी खत्म कर दूंगी। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अगर आप ही, तुम्हें ये सब कुछ बहुत एहतियात से करना होगा। बस उसको ये पैगाम पहुंचाना है, मैं उससे एक आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। जगह और वक्त मैं उस पर छोड़ दूंगी।
सोनी पे चढ़ने का फैसला कर ही लिया है, जन्नत से वक्त और जगह की क्या रियायत मांगू। भाई इसमें क्या है? मेरा रेजिग्नेशन है सर। क्या तुम रिजाइन कर रहे हो? मगर क्यों? मैं नहीं चाहता मेरी वजह से इतने बहुत से लोग मुश्किल में आ जाएं, इसलिए बेहतर यही है कि मैं खुद ही क्विट कर जाऊं। यार मेरी डीसी साहब से बात हो चुकी है, हम मिलजुल कर इस मसले का हल निकाल सकते हैं। मैं अपने डैड को जानता हूँ, वो डीसी साहब पे सारी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट का बोझ डाल देंगे। मुझे पता है मेरे डैड की पहुंच कहां तक है। मैंने आपसे कहा ना, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से यहाँ पे मसले पैदा हों। यूं समझ ले कि मेरा इतना ही दाना पानी था यहाँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा अपने डैड से ऐसा क्या इख्तिलाफ है जिसकी वजह से तुम खैर तुम ये सारे इख्तिलाफात खत्म करके अपने घर क्यों नहीं लौट जाते? और डीसी साहब का भी तुम्हें यही मशवरा है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं जानता हूँ डीसी साहब और आप मेरे वेल विशर्स में से हैं, लेकिन ये बात उतनी सीधी है नहीं जितनी बज़ाहिर दिखाई देती है। कुछ जोक हमेशा के लिए होते हैं सर। मैं बाकी ऑफिस वालों से भी मिलूं, फिर जिंदगी मौका देना दे। ठीक है, जरूर मिलो। ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखो। कल से मामू की तबीयत बहुत खराब है। आज तो वो दुकान पे भी नहीं गए, जुबान से बोलते नहीं है वो, मगर मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि उनकी इस परेशानी के पीछे बहुत ही कोई खास वजह है। कैसी खास वजह उस्ताद? आजकल मामू की हर परेशानी की वजह बस वही एक शख्स है जो हमारे मोहल्ले में आन घुसा है। मैं अपनी पूरी जिंदगी में आज तक इतना बेबस नहीं हुआ, और उसका उधार है कि मुझ पर चढ़ता ही जा रहा है। ओए उस्ताद, ओए तो हुक्म कर, ओए हम तो कभी पीछे नहीं हटे। उसे मोहल्ले से निकलवाने के लिए कोई और खेल खेलना होगा। डर के तो वो जाने वाला है नहीं, और अब तो उसने मोहल्ले वालों का एतमाद भी हासिल कर लिया। मोहल्ले वालों का एतमाद तोड़ना होगा, उसे किसी भी तरह बदनाम करना होगा, और इतना बदनाम कि मोहल्ले वाले एक लम्हे के लिए भी उसे अपने दरमियान बर्दाश्त ना करें। समझे हो? ऐसा ही होगा, तो फिक्र ना कर। हाँ,
काफी देर करती है अमजद ने आज तो अभी तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वे माशाल्लाह काफी लंबी उम्र है, अभी तुम्हारी बात हो रही थी। खैरियत, मेरा जिक्र किस सिलसिले में हो रहा था? कोई बाहर का काम तो नहीं था? नहीं नहीं, तुम्हारे ससुर साहब का जिक्र हो रहा था, इसीलिए तुम्हारे अब्बा तुम्हें भी याद कर रहे थे। शेख साहब का जिक्र? हाँ भाई, फुर्सत मिले ना तो फोन करके उनकी तबीयत का पूछ लेना। कल उनकी तबीयत नासाज थी। तुम्हारी अम्मी ने कल फोन किया था खैर खैरियत मालूम करने के लिए, तो बीजी ने बताया। अच्छा, लेकिन मुझे अभी कल मिल कर गए हैं और फिर तहसील आए थे दुकान के कागजात के सिलसिले में। कल तो माशाल्लाह चंगे भले थे। भाई अब बीमार होने में कौन सा वक्त लगता है, 1000 बीमारियां तो पीछे पड़ी होती। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये तो पता चले कि उन्हें हुआ क्या है। बीजी बता रही थी कि जैसे कल वो तुम्हें दफ्तर से मिलके बाहर निकले हैं ना, तो रास्ते में उनका बीपी शूट कर गया। ये तो वाकई बड़ी परेशानी की बात है। खैर, अब कैसी तबीयत है उनकी? अब माशाल्लाह काफी बेहतर है, घर पे आराम कर रहे हैं। मेरी सुबह उनसे बात हुई थी, तुम फोन करके ना उनका हाल चाल पूछ लेना। हाँ जी, क्यों नहीं, जरूर जरूर फोन करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि काफी देर होगी, इस वक्त मुनासिब नहीं रहेगा। सुबह सवेरे पहली फुर्सत में उन्हें फोन करता हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। बहुत शुक्रिया अम्मा जान। यकीन करें, इस वक्त चाय की शदीद तलब हो रही है। वैसे आपस की बात है, वो शैतानी पुड़िया किधर है आज? नजर नहीं आ रही। वो हमसायों के घर गई है, बस अभी आती होगी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। शुक्रिया। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। डैड, मैं अभी घर नहीं जा रही, मुझे जरा कुछ काम है। बेटा, यू मस्ट बी टायर्ड, डू सम रेस्ट। काम तो होते रहेंगे, इतनी लंबी फ्लाइट से आई हो। नहीं डैड, आई एम परफेक्टली फाइन। एक्चुअली मुझे अपनी फैशन गैलरी तक जाना है। मैं पेरिस में कुछ कमिटमेंट्स करके आई हूँ ना, तो वो पूरे ही करने पड़ेंगे। और वीकेंड भी आ रहा है, तो अगर अभी नहीं गई तो बहुत लेट हो जाएगा। चलो भाई, ठीक है, एज यू विश। अब तुमने सोच लिया तो भला किसकी सुनोगी? You're the sweetest dad in the whole world. You are my cutest pie in the world. वैसे मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि अब्रॉड के ट्रिप ने तुम्हारी तबीयत पर बहुत अच्छा असर डाला। तुमने किसी काम में दिलचस्पी तो लेनी शुरू की? Dad, yeah, I'm actually a bit relaxed. समीर ने मेरे साथ जो किया था ना, मैं वो कभी नहीं भूलूंगी। मैंने सोच लिया है कि उसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। That's like my daughter. वैसे अचानक ये काया पलटी कैसे? शायद कभी माहौल बदलने से हमारा डिप्रेशन कम हो जाता है। पेरिस में अपनी पुरानी फैशन कॉलीग से मिलकर मैं बहुत लाइट सा फील करने लगी हूँ। गुड गुड, वेरी गुड। मगर अब ये लाइट मूड जो है ये बरकरार रहना चाहिए। ये ना हो कि सुबह उठते ही वही डिप्रेशन के दौरे पड़ने शुरू हो जाएं। I hope so, Dad. अच्छा चलो, अब अपना काम खत्म करके जल्दी घर पहुंचो, तुम्हारी मामा इंतजार कर रही हो। हम तीनों मिलकर इकट्ठे डिनर करेंगे। Okay, see you. Okay, my love. रैसा साहब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मीटिंग बहुत लंबी हो चुकी है और अब भी बहुत सारी चीजें बहस तलब हैं। मेरे ख्याल से हर चीज आईने की तरह साफ हो चुकी है। मौजूदा सूरत हाल में रेहान साहब का सगा बेटा इनके खिलाफ मोर्चा जन है, तो मैं नहीं समझता कि इन्हें पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैं अपने बेटे को बाकायदा आग कर चुका हूं और ये बात प्रेस और मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया जानती है। फिर भी मेरे और समीर के रिश्ते को पार्टी मामलात में डिस्कस किए जाने की वजह मुझे समझ में नहीं आती है। रेहान साहब, एक बाप के बेटे को आग कर देने से खून का रिश्ता खत्म नहीं हो जाता और ना ही रिश्तों की पहचान खत्म होती। और फिर हल्के की सोच का भी तो सोचे। एक आगशुदा बेटे की मौजूदगी में उसका बाप
वोटों की भीख मांगता हुआ देखेंगे। आदिल मिर्जा की बात में वजन है। ठीक है, हम कोई एक तरफा फैसला करने के बजाय तमाम मेंबर्स के दरमियान वोटिंग करवा लेते हैं। वो लोग जो चाहते हैं कि रेहान साहब पुरानी बस्ती से इलेक्शन लड़ें, और वो जो इनके मुखालिफ हैं जो चाहते हैं कि रेहान साहब पुरानी बस्ती से इलेक्शन ना लड़ें, कल सब यहीं पार्टी हेड ऑफिस में जमा होंगे और वोटिंग होगी। किसी के साथ हक तलफी भी नहीं होगी। लेकिन एक बात, वोटिंग के बाद मेजोरिटी का फैसला सबको मानना होगा। लेकिन इस तरह से दैट्स ऑल रेहान साहब, दैट्स ऑल। कितना अच्छा लग रहा है आज। कितने दिनों बाद हमारी पूरी फैमिली इकट्ठे डिनर कर रही है। मैंने तो तकरीबन पार्टी चेयरमैन के साथ लड़कर ही मीटिंग खत्म कराई। मैं ऐसे प्रॉमिस जो किया हुआ था। ठीक कहा आपने। और क्या बना रेहान साहब का वो पार्टी टिकट के मामले का? बनना क्या है, जिनकी समीर जैसी नाखलफ औलाद हो उन्हें ऐसे ही हर जगह पर एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता। अब इंट्रा पार्टी वोटिंग का फैसला किया चेयरमैन साहब ने। लेट्स सी क्या बनता है। बेटे के गुनाहों की सजा बाप नहीं भुगतेगा तो और कौन भुगतेगा? देख लेना, समीर भी अपने बाप की तरह हर जगह ख्वार रहेगा। Can we please change the topic? Please? सॉरी बेटा। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि कैसा रहा तुम्हारा पेरिस का ट्रिप? बस ठीक था। अपना मूड ठीक करो। वाकई ये तो बड़ी गड़बड़ी हो गई। शेख साहब को जब पता चलेगा तो वो जरूर ये सोचेंगे कि तुमने धानी की वजह से वहां पे नौकरी की। मैं जितनी कोशिश करता हूँ कि ऐसी कोई हरकत ना हो जिससे शेख साहब मेरी तरफ से बदगुमान हो या उन्हें कोई दुख पहुंचे, उतना ही तकदीर मुझे उनके दुख का सबब बनाती है। ये बड़ा अच्छा काम किया तुमने छोटे साहब, जो नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब अमजद या किसी और की जुबानी जब शेख साहब को पता चलेगा तो यकीनन वो ये जरूर सोचेंगे कि जो वो सोच रहे हैं वो गलत है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हाँ मुझे याद आया, वो गुड्डू नहीं है अपना गुड्डू मोहल्ले के मैदान में ढूंढ रहा था तुम्हें। मुझे क्यों? अब ये तो मुझे पता नहीं है कि वो क्यों ढूंढ रहा था। कुछ कह रहा था कि पता नहीं किसी ने टेस्ट लेना है तुम्हारा या तुमने किसी को टेस्ट लेना है। भाई अब देख लेना, सुबह उससे मिल लेना, पूछ लेना, जो भी टेस्ट है कर लेना। हो सकता स्कूल का कोई टेस्ट हो। खैर मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, मैं तो चला सोने। तू किस टेस्ट की बात कर रहा है? सिरे को पैगाम क्यों नहीं भिजवाया उसने? आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं।